हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन। मैं भी आप भी दोनों साथ में करेंगे प्रिपरेशन। ओके, कुछ रटना नहीं है, कुछ हमें दिमाग में जबरदस्ती डालना नहीं है। हम सब चीजें समझ के रिलेट करके समझेंगे, तब हमें इजीली याद हो जाएगा। रटते रहोगे तो कुछ नहीं याद होगा, एग्जाम टाइम पे वो ही भूल जाएंगे। तो आज हम लोग आराम से रिलेट करके पढ़ेंगे, ओके, और समझ के पढ़ेंगे और हर चीज को एक दूसरी चीजों से जोड़कर याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो बारे में चैप्टर है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी आप ये क्लास ले रहे हो, इसको 2x पे या 1.5x पे या 1.75x पे करके देखिए, ताकि आपको चीजें जल्दी से समझ आए। ठीक है, आपका थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाए। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। नोट्स एक ऐसा आपके पास हथियार है जो आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करेगा, आपके लास्ट टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो अब और चीजें ना डिस्कस करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फेज था वो कब से कब था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक के टाइम पीरियड को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपके ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यूज में आने वाले हैं सीयूटी में, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो 2600 से लेके 1900 तक का टाइम पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने वाली हूँ एक डायग्राम के जरिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और मेरा डायग्राम जज मत करना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक लगता था। तो नॉर्थ में उसका बॉर्डर लगता था मांडा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे कि नॉर्थ में वो कहाँ से लगता था, साउथ में वो किससे लगता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज याद करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, हमें नहीं पता वो कहाँ से पूछेगा, स्टैटिक पूछेगा या क्या पूछेगा। तो इसकी वजह से हमें ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो मांडा एक जगह है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, उससे लगता था। ईस्ट साइड में लगता था आलमगीरपुर से। इसको हम लोग आज के समय में मेरठ भी कह सकते हैं, मेरठ यूपी। ओके, साउथ में लगता था ये दाइमाबाद। दाइमाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तक इसका बॉर्डर फैला हुआ था। ठीक है, साउथ इंडिया में नहीं जाएंगे, साउथ इंडिया तक नहीं फैला हुआ था इसका बॉर्डर। और वेस्ट में ये लगता था बालूचिस्तान से। जल्दी से गेस करके बताओगे बालूचिस्तान कहाँ है, फास्ट। तो बालूचिस्तान है पाकिस्तान में। तो ये इसका बाउंड्री है। नॉर्थ में हड़प्पन सिविलाइजेशन लगता था मांडा JNK से, ईस्ट में लगता था आलमगीरपुर मेरठ से, साउथ में लगता था दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, एंड वेस्ट बालूचिस्तान पाकिस्तान। अब इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो देख लेते हैं। हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदारो सबको पता है, एक अर्बन सेंटर था ये, धोलावीरा, लोथल, सारी की सारी, चनहुद्रो ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ये सेंटर था, बालाकोट, ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, तो आपको आपको थोड़ा सा फील हो कि कैसा सीयूटी पीजी का, सॉरी यूजी का ये क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम आने वाला है। ये सारे के सारे PYQs हैं, ये ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पेपर में से निकाले गए हैं। तो आंसर भी ढूंढेंगे साथ साथ में और बताएंगे भी। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने 12th के एग्जाम दिया, तो मुझे पता है इतना इजी आंसर आप आराम से कर सकते हो। हाउ मेनी साइंस हड़प्पन स्क्रिप्ट कंटेन, मतलब जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी, जो उसकी लिखा हुआ था, उसमें कितने साइंस थे। 200 से 400, 375 से 400, 155 से 200, 300 से 500। सबको पता है भाई आंसर, 375 से 400 जो थी इनकी स्क्रिप्ट थी। और इनकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके की होती थी। ज्यादातर देखा गया है कि इनकी स्क्रिप्ट सिंबल्स में है। ठीक है, कि कुछ कुछ बनाया गया है स्क्रिप्ट में। और बहुत सारी कुछ ऐसी सील्स देखी गई हैं जिनमें पहले कुछ एनिमल या कुछ भी पोस्टर बनाया गया है, या किसी चीज का ड्राइंग जैसा बनाया गया है, उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनकी स्क्रिप्ट होती थी। अब इनकी स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग कुछ चीजें जानते हैं।
मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। तो इसमें 375 से 400 वर्ड साइंस होते थे, हमें पता है। इनकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट जाती थी। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ तो मैं लेफ्ट टू राइट लिख रही हूँ, बट इनकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। और ये अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई है, मतलब अभी तक पढ़ी नहीं गई है हड़प्पन स्क्रिप्ट। क्यों? रीजन इसका ये है क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ये किसी भी और लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है, इसकी वजह से इसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसकी वजह से हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो जानकारी है वो अधूरी है, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, ठीक है। और मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बताती हूँ। इनकी जो सील्स थी वो बनाई जाती थी स्टीएटाइट से। ये वर्ड आपको याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स थी वो स्टीएटाइट से बनाई जाती थी। मैंने आपको अभी अभी बोला है कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलो ताकि वो आप लोगों के काम आएगा। तो जो मैं ये चीजें लिख रही हूँ कि राइट टू लेफ्ट चलती थी, अभी तक डेसिफर्ड नहीं है, ट्रांसलेट नहीं की गई है, और इनकी सील्स जो थी वो स्टीएटाइट से बनती थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स में आते हैं, ओके। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि इनका जीवन ज्यादातर तो खेती करके ही बीता करता था। तो पूछा जा सकता है कि ये किस किस तरह का एग्रीकल्चर करते थे, मतलब क्या क्या चीजें उगाते थे। तो ये उगाते थे वीट, बार्ले, लेंटिल्स, दालें, चिकपी, सेसमी सीड्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ये उगाया करते थे। वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमी, इन सब चीजों की ये लोग खेती करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे एनिमल्स की जानकारी मिलती है कि यहाँ पे ये एनिमल्स पाए जाते थे। पहला क्वेश्चन कि एनिमल्स की जानकारी हमें मिली कैसे कि यहाँ पे ये वाले एनिमल्स पाए जाते थे। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है बोन्स के थ्रू, ठीक है। इनकी बोन्स जो हैं वो रह जाती हैं, इसकी वजह से उन बोन्स को जान के, उनकी जांच करके पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से एनिमल्स वहां पे पाए जाते थे। तो कौन कौन से एनिमल्स थे, नाम याद करने हैं आपको। कैटल, sheep, goats, buffalo, pig, deer, boar, घड़ियाल। घड़ियाल एक तरीके का क्रोकोडाइल का भाई होता है। फिशेस, ठीक है। ये सारे के सारे जो जानवर थे इनकी हमें बोन्स मिली हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग इन इन जानवरों को पालते थे, इन जानवरों को अपने पास रखा करते थे। ये सारी की सारी हमें जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि इनकी बोन्स हमें मिली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या एग्रीकल्चर के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? क्या ये किसी चीज का यूज करते थे एग्रीकल्चर में? तो हाँ, ये लोग प्लो का यूज करते थे, हल का यूज करते थे। और ये चीज हमें कैसे पता? प्लो और बुल का ये लोग यूज करते थे। तो ये हमें कैसे पता? क्योंकि हमें एक मॉडल मिला है, ठीक है। ये मॉडल हमें मिला है जिसमें आप देख सकते हो ना कि ये एक हल जैसा दिख रहा है एंड ये बुल जैसे दिख रहे हैं। तो ये मॉडल मिला है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये पता लगाया है कि ये लोग यूज करते थे बुल और प्लो को। अब बात आती है, अगर ये मतलब एग्रीकल्चर करते थे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इरिगेशन। खेतों में पानी डालना, खेतों तक पानी पहुंचाना, ये भी एक बुल का स्ट्रक्चर है, मॉडल है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। ये पिक्चर्स मैंने आपके लिए इसलिए लगा के रखी हैं ताकि आप चीजों को देख के समझ सकें कि किस किस तरीके की चीजें यहाँ पर पाई जाती थी, ठीक है। क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाँ ये क्या चीज है या ये कहाँ पाई गई है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने पिक्चर्स रखी हैं। तो इरिगेशन भी होता था, हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिले हैं, ठीक है। जो कैनाल्स होती है ना, नहरें, उनके सबूत मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? शोरतु घाई में। शोरतु घाई, ठीक है, वहां पे हमें इनके ट्रेसेस मिले हैं। और हमें वेल्स मिले, कुएं बहुत सारे मिले हैं। वाटर रिजर्वर मिले हैं जिसमें वो पानी को स्टोर करके रख सकते थे। ये हमें मिला है
धोलावीरा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन में पूछ लेगा कैनाल्स कहाँ से मिले हैं, तो शोरतुगाई से। वाटर रिजर्व कहाँ मिला है, धोलावीरा से मिला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको याद रखने हैं कि हाँ ये चीजें मिली हैं, ये चीजें पाई गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो स्पेशली जानी जाती है अपनी प्लानिंग के लिए। तो उन्होंने अपनी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 पार्ट्स क्या क्या थे, सीतादल एंड लोअर टाउन। सीतादल जो है ये एक उठा हुआ पोस्टर था, एक उठा हुआ एरिया था, छोटा था लेकिन ऊपर उठा हुआ था। और वहीं पे लोअर टाउन क्या था, ये बड़ा था लेकिन नीचे था। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को इस तरीके से बांटा गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक चीज और हमें देखने को मिलती है, हमें काफी सारी चीजें मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जैसे कि घर मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये एक घर का वो है, नक्शा कह लो या हाँ मैप कह लो, ये एक घर का मैप है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर होते थे उनकी क्या खासियत होती थी कि कोर्ट यार्ड होता था सेंटर में। ठीक है, कोर्टयार्ड इन सेंटर। और क्या है, तुम देख सकते हो कि कोई भी खिड़की नहीं है, नो विंडोज, क्योंकि ये लोग प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। और इनकी खासियत ये है कि इनके गेट से कभी भी मतलब डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था कि अंदर क्या चीज है, क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो मेन एंट्रेंस से नो डायरेक्ट व्यू। ठीक है, डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। और क्या चीज है, हमें 700 कुएं मिले हैं। ठीक है, जो क्योंकि हर घर के बाद बाहर एक अपना कुआं होता था। दोबारा एक इम्पोर्टेंट, कितने कुएं मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो में, तो 700 कुएं मिले हैं। मैं ऐसे बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रही हूँ कि कौन कौन से हैं, तो उन चीजों को मार्क करते चलना अपनी कॉपी में जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which place was considered as center of craft production? अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या क्या है। ठीक है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा क्राफ्ट होती थी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, कुछ चीजें सिखाना चाहूंगी। ठीक है, तो हमने ये जो चीजें हमें मिली हैं, घर मिले हैं, ये लोअर टाउन में मिले हैं। ठीक है, तो सीतादल में हमें कुछ चीजें मिली हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मिला है वेयर हाउस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला है जिसको एक गोदाम की तरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसको देख के हमने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर मतलब कुछ चीजें स्टोर की जाती होंगी, जैसे अनाज स्टोर किया जाता होगा, जो भी खाना वगैरह है वो स्टोर किया जाता होगा कुछ टाइम के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिला है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को अगर हम लोग आसान भाषा में बोले तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मिला है, जिसके नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ स्टेयर्स हैं। ठीक है, और उससे अंदाजा ये लगाया गया है कि इसको किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता होगा। यहाँ पे कोई खास प्रैक्टिस की जाती होगी किसी खास समय में, तो ये अंदाजा लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसकी किताब नहीं पढ़ी गई है, इसकी स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं की गई है, इसकी वजह से हमारे पास कोई भी पक्की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सीतादल में क्या मिला है, लोअर टाउन में क्या मिला है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको हम लोग कहते हैं सोशल डिफरेंस। मतलब अमीर गरीब का जो भेदभाव है, जो डिफरेंस है, जो आज भी देखने को मिलता है, वो उस समय पर भी था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था। जो हमें स्पेशली देखने को मिला है बरियल सिस्टम में, जो दफनाते हैं ना उसमें, कब्र वाले सिस्टम में। ठीक है, तो एक तो हमें मिला है ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब जो गलत स्पेलिंग है लेकिन सुधार लेना। ठीक है, एक तो हमें मिला है ऑर्डिनरी और एक है लग्जरी। ऑर्डिनरी में वही आम लोग जो हैं उनका हमें मिला है, और लग्जरी में कुछ खास चीजें। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ये थोड़े से अंधविश्वासी थे, ये अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो हमें जो भी कब्र मिली है उसमें काफी सारी चीजें दबी हुई मिलती हैं। ठीक है, जो कब्रें होती थी उसमें काफी सारी चीजें दबी हुई होती थी, जैसे पोट्री होती थी, ऑर्नामेंट्स होते थे काफी सारे, ज्वेलरी होती थी।
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनका ये मानना था कि जो भी लोग मतलब जो लोग मर गए हैं वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में इन सब चीजों के साथ पैदा होंगे और इन सब चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, कॉपर मिरर्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ऑर्डिनरी चीजें हमें लोगों के पास मिलती हैं। अब लग्जरी में क्या क्या मिलती हैं, और डेली यूज वाली और भी जो तुम कॉम वगैरह कह लो, ठीक है, डेली यूज वाली आइटम्स जो है वो भी सारी हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब लग्जरी में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है, तो लग्जरी में जैसे गोल्ड मिल गया, ओके, और कुछ ऐसे बर्तन मिल गए जो बहुत ही ज्यादा फैंसी हैं। हमें एक सबसे स्पेशल चीज जो मिली है वो मिली है पियान्स। ये एक खास तरीके का प्रोडक्ट होता है, मतलब एक खास तरीके का धातु, एक तरीके से जो जिसको तैयार किया जाता है, स्पेशली इसको तैयार किया जाता था। और ऐसा देखने को मिला है कि ये ज्यादा नहीं मिला है हमें। ठीक है, ये ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया है। इसकी वजह से ये अंदाजा लगाया गया है कि ये खाली अमीर लोगों के पास होता था, सिर्फ अमीर लोग ही इसका यूज कर पाते थे। ठीक है, तो फेंस मिला है हमें लग्जरी आइटम्स में। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लेस वॉज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन? ऐसी कौन सी जगह है जिसको सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कहा गया, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा क्राफ्ट था? लोथल, चुनहुदुरु, हड़प्पा, कालीबंगा, कौन सा है इसमें से? चनहुदारू। ठीक है, ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं? आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो कैसे कैसे तुम पता लगा सकते हो? पहली चीज तो तुम रॉ मटेरियल देखोगे, जहां पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है वहां पे आसपास में कच्चा माल तो होगा ही होगा, रॉ मटेरियल्स तो होंगे ही होंगे, टूल्स भी पड़े होंगे वहां पे आसपास। ओके, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स होगी, जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी जो जिन्होंने काम स्टार्ट किया है वो सारा काम उन्होंने निपटा ही लिया होगा। तो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, वेस्ट मिला होगा, कुछ चीजें खराब भी हो जाती है तो उसको फेंकने के लिए वो बहुत दूर तो जाएंगे नहीं, एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट तो जाएंगे नहीं, वहीं पे फेंक देंगे। तो इसकी वजह से वो भी हमें चीजें मिली हैं। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज का सेंटर था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो गोल्ड आता था वो कहाँ से लाया जाता था? ओमान, लोथल, कर्नाटका, मेसोपोटामिया, बताइए कहाँ से लाया जाता था? अभी अभी आपने 12th के एग्जाम दिए, पास्ट। कमेंट में करके बताना, ठीक है, कि आप लोग कितने आंसर्स पहले से बता पा रहे हो। अगर आप बता पा रहे होगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस लाऊंगी। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है कि हाँ साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हो जा रहे हैं, आपका वन शॉट भी हो जा रहा है, रिवीजन भी हो जा रहा है, तो वो चीज में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये वाला मेथड आपको सीखने के लिए सही लग रहा है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द पीपल ऑफ, कहाँ से लाते थे वो गोल्ड? गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्पेशली आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत बारी एग्जाम्स में आ जाता है कि वो चीजें कहाँ से मंगाई जाती थी। जैसे सिल्वर है, गोल्ड, लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली एक ब्लू कलर का स्पेशल पत्थर होता था। ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी में ऐड किया गया है क्योंकि इसको ज्यादा नहीं पाया गया है। ठीक है, ये भी बहुत कम मात्रा में पाया गया है, इसकी वजह से इसको लग्जरी में ऐड किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो सिल्वर लाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। ईरान, ठीक है, गोल्ड अफगानिस्तान, ईरान एंड कर्नाटका। ठीक है, लापिस लाजुली लाया जाता था शोरतुगाई से। ये चीजें आपको याद करनी है, स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको याद कर लेना। शेल लाए जाते थे नागेश्वर एंड बालाकोट से। और कार्नेलियन लाया जाता था खेतरी से। खेतरी एक जगह है राजस्थान में, तो अगर आपको खेतरी ना दिया हो, राजस्थान दिया हो, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेशंस थे किसी और देश के साथ भी? ठीक है, डिस्टेंट वर्ल्ड के साथ भी रिलेशंस थे, तो जाहिर सी बात है जरूर होंगे, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा था, तभी उसका काम चल रहा था।
ऐसा तो है नहीं कि उसके पास सब चीजें पाई जाती थी। तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है? तो ओमान से ना एक चीज और ऐड कर लेना यहाँ पे। ओमान कॉपर मंगाया जाता था ओमान से, ठीक है। ऐसा किस लिए पता चला गया, मतलब ऐसा किस लिए पता चला है? तो ओमान और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉपर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉपर है, वो उसका मतलब जो क्वालिटी है वो सेम पाई गई है, ठीक है, सेम क्वालिटी की है। तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि हाँ, ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। और एक और चीज हमें पता चली है, जो ओमान है, ओमान में एक जार मिला है, एक काफी बड़ा जार मिला है, ठीक है, गुलदस्ता मिला है, जो कि पूरा का पूरा ब्लैक क्ले से कोटेड है। और ये एक बहुत खास तरीके का आर्ट है, एक बहुत खास तरीके का मतलब आर्टिफैक्ट है, क्योंकि ऐसे आर्टिफैक्ट खाली हड़प्पा सभ्यता में ही पाए जाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पाए जाते थे, ब्लैक क्ले कोटेड जार्स, ठीक है। तो वो जार हमें ओमान में मिला है। तो ये एक बार्टर सिस्टम की तरह हम लोग देख सकते हैं कि ओमान हमें कॉपर देता होगा और हड़प्पन सिविलाइजेशन इन्हें ब्लैक क्ले के जार देता होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलर्स के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग एविडेंस दिए हैं रूलर्स के लिए, क्योंकि कोई हमें पक्का सबूत नहीं मिला है रूलर्स के लिए। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वहां पे कोई भी रूलर नहीं था, मतलब कोई भी राजा नहीं था, और सबको बराबर इक्वालिटी के साथ रहने का आजादी था। कोई भी मतलब ऐसा ताम झाम नहीं था कि हाँ ये बात सुनो वो बात सुनो। उनका कहना था कि कोई भी रूलर नहीं था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि वहां पे सिंगल रूलर था। अब इसके लिए वो सबूत क्या देते? बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेम है, ठीक है। जैसे जो वेट्स मिले हैं हमें वो सेम है, सील्स जो मिली हैं उनको बनाने का तरीका सेम है, ठीक है। सीतादल एंड लोअर टाउन हर शहर में ऐसे बांटा गया है जगह को। तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि सिंगल रूलर था जो हर चीज को इक्वली बांट रहा था। और कुछ लोगों का कहना है कि सेवरल रूलर्स थे, मतलब बहुत सारे राजा थे। बहुत सारे राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए सीतादल है एंड लोअर टाउन है। उनका कहना था कि लोअर टाउन में अलग राजा होते थे, सीतादल में अलग राजा होते थे। सीतादल वाले अपना राज करते थे, लोअर टाउन वाले अपना राज करते थे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ध्यान से पढ़ना, ये मैंने स्पेशली आपकी एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा है। बच्चे बहुत बार जल्दी जल्दी में ढंग से पढ़ते भी नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई थी। तो देखते हैं, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, नन ऑफ द अबव। सब में टिक कर दिया मैंने, बताओ कौन सा है। तो इन्वेजन ऑफ आर्यंस हुआ था, ठीक है, ये हमें पढ़ने को मिला है। क्लाइमेट चेंज भी माना जाता है, डिफोरेस्टेशन भी माना जाता है, नन ऑफ द अबव, ये होगा आंसर, नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन के लिए। ऐसा कहा गया है कि आर्यंस ने हमला कर दिया था, इसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, मौसम बदल गया था, पेड़ कटने लगे थे, और भी कुछ रीजन दिए गए हैं, जैसे शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर, ठीक है। जो इंडस रिवर थी, जो इंडस रिवर थी वो सूख गई थी, फ्लड्स आ रहे थे, ठीक है, बाढ़ आ रही थी, इसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। पिक्चर पहचान सके तो आंसर बताओ। कौन थे इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर? कौन है, किसको जाना जाता है? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डेलोजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनको इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने में। तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उनका क्या थ्योरी है, ये वही है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इनकी क्या थ्योरी थी? तो इनकी थ्योरी, सबसे पहले ये थे कौन? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ये खोज कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन इनसे गलती क्या हुई, इन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, मतलब कुछ ऐसे पिलग्रिम्स आए हुए थे इंडिया में, ठीक है, चाइनीज थे वो, जो आए थे 4th और
7th सेंचुरी के बीच में उनकी किताबों को रेफर कर लिया था, ठीक है, उनकी किताबों से जानकारी ले रहे थे। और इन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 4th और 7th सेंचुरी से बहुत पुरानी थी। इसकी वजह से ये सही टाइम पे प्लेस ही नहीं कर पाए अपनी चीजों को। इसकी वजह से इनकी जो भी थ्योरी निकल के आ रही थी वो गलत आ रही थी। और इनका एक चीज और था, एक और गलती थी इनकी। इनका मानना था कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत गंगा वैली से हुई है, बल्कि ऐसा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई। तो यहाँ पर भी वो गलत हो गए थे। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की जो बुक्स थी जो 4th एंड 7th सेंचुरी के बीच में आए थे उनको रेफर किया था। इसकी वजह से जो भी जानकारी निकल के आ रही थी ये उनको सही जगह पे प्लेस नहीं कर पा रहे थे, उनको सही से अरेंज नहीं कर पा रहे थे। ओके, अच्छा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है। जैसे सबसे पहली चीज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? किसने हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढूंढा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ढूंढा था दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा था। मोहनजोदारो, ये दोनों अलग अलग हैं थोड़े से। मोहनजोदारो एक शहर है, ओके। इसको ढूंढा किसने था? इसको ढूंढा था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने ढूंढा था किसको? मोहनजोदारो को। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम किसने दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को? इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल, इन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा जॉन मार्शल के बारे में भी जान लेते हैं, वो कौन थे। तो कनिंगम से तो हुआ नहीं, कनिंगम तो ढूंढ नहीं पाए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। तो जॉन मार्शल भी एएसआई जो था उसके डायरेक्टर जनरल थे, बट फर्स्ट नहीं थे, फर्स्ट कनिंघम ही थे। और उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी क्या गलती थी कि जब भी खोज की जाती है ना आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जो नीचे होती है, जो सबसे नीचे चीजें हैं वो पुरानी है और उसके ऊपर जो चीजें होती हैं वो नई होती हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये होता है। बट मार्शल जो थे इन्होंने इसको इग्नोर किया था, ठीक है। जो ये अभी मैंने थ्योरी बताई इसको कहा जाता है स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है। इसमें जो चीजें नीचे हैं, ठीक है, लोएस्ट लेयर्स वाली जो चीजें हैं वो ओल्ड होती हैं और हाईएस्ट लेयर वाली जो चीजें होती है वो न्यू होती है। ये याद कर लेना, आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं कि ये वाला जो लोएस्ट लेयर वाला ओल्ड होता है, हाईएस्ट लेयर वाला न्यू होता है, ये कौन सी थ्योरी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है इसको। तो मार्शल जो थे उन्होंने इसको इग्नोर किया था और सब चीजों को वो हॉरिजॉन्टली खोदने लगे थे, ठीक है। जो हड़प्पन साइट थे उस पर हॉरिजॉन्टली वो सब चीजें खोद रहे थे और निकाल रहे थे चीजों को। इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज कितनी पुरानी है, कौन सी चीज पुरानी नहीं है। इसकी वजह से इनका भी कुछ भी थ्योरी निकल के नहीं आई थी। इन्होंने चीजों को ढूंढ लिया था, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया था, बट ये इसके आगे और कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। फिर हम लोग बात करते हैं एक और महान इंसान की, वो थे REM व्हीलर। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये भी ASI थे, ASI में डायरेक्टर जनरल थे। ये 1944 में आए थे और इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी का पूरा यूज किया था। स्ट्रेटिग्राफी के अकॉर्डिंग ही अपनी थ्योरी दी थी। इसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी ये चीजों को क्लासिफाई करने में कामयाब रहे थे। मतलब ये चीजों को बांट पाए थे कि हाँ ये चीजें इस काम आती होगी, ये चीज इतनी इतनी पुरानी है, ये सारी की सारी चीजें कर पाए। अब बात आती है चीजों को क्लासिफाई किस आधार पे किया जाता है। क्लासिफाइंग फाइंड्स, चीजों को क्लासिफाई किस आधार पे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, मतलब किस आधार पे उनको बांटा जाता है। तो पहली चीज मटेरियल के आधार पे, लकड़ी की चीज को अलग कर देंगे, लोहे की चीज को अलग कर देंगे, तांबे की चीज को अलग कर देंगे, ठीक है। फंक्शन, कौन सी चीज किस काम आती है उसके बेसिस पे अलग कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो चीज समझना है उसको कंपेयर करेंगे आज के समय से, कि जैसे मान लो पुराने जमाने में बाल्टी मिली है, तो आज के समय में बाल्टी का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? पानी के लिए किया जाता है। तो हम लोग ये अंदाजा लगा लेंगे कि पुराने जमाने में भी बाल्टी का यूज पानी के लिए करते होंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन।
और एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है। मैं भी देखना चाहती हूँ आपकी सीयूटी यूजी की कितनी तैयारी है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से किस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे इस चैप्टर को और डिटेल में अगर आप जानना चाहो तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो, इसका चैप्टर पोस्ट कर रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको ये वाला मेथड, क्वेश्चंस वाला मेथड कैसा लगा जानने के लिए। थैंक यू। और मेहनत लगी है यार, थोड़ा सा सपोर्ट। थैंक यू।